नमस्कार। जीएसएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं वंदना सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है उच्चारण, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है? हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या कोई भी भाषा है, उसका सही अर्थ हम तभी समझ सकते हैं जब उसका उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाए। अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन बोलियां अगर उस क्षेत्र से प्रभावित हो जाती हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए उच्चारण पर, विशेष तौर पर जो है, क्योंकि हर बोली का उच्चारण क्या होता है, अलग होता है। इसलिए जो अध्यापक है उसको जो भाषाई कौशल अगर वो सिखा रहा है छात्रों को, तो उसके उच्चारण पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण किसे कहेंगे? शुद्ध उच्चारण का अर्थ होता है मानक उच्चारण से, अर्थात जो ध्वनि बनी है, जिसका जो मानक है, जो पैमाना है, उसके आधार पर यदि शब्द या वाक्य या वर्ण उच्चारित हो रहे हैं तो वह शुद्ध कहे जाएंगे, अन्यथा वह अशुद्ध कहे जाएंगे। उच्चारण के कई भेद भी हैं। अगर हम उच्चारण के भेदों के बारे में जानें तो उच्चारण के भेद हैं। पहला, स्वरकृत भेद, यानी उच्च स्वर से मंद स्वर की ओर जाना हमारे स्वरकृत भेद कहलाते हैं, किसी भी भाषा में हो। कालकृत भेद, समय के अनुसार जब उच्चारण में क्या आ जाए, अंतर आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कालकृत भेद। फिर है स्थानकृत भेद, यानी जो आपको उच्चारण में मुख के अवयव, ओंठ, दांत, ये सब जो क्रियाशीलता दिखाते हैं वो कहलाते हैं स्थानकृत भेद। अगला है अभ्यांतर प्रयत्नकृत भेद, जब किसी भी वर्ण, शब्द या वाक्य को उच्चारण में मुख अवयवों के साथ साथ जीभ की क्रियाशीलता होती है, तो उसके अनुसार जो भेद करे गए हैं भाषा के जो वर्ण हैं उनके, तो उसको कहेंगे आभ्यांतर प्रयत्नकृत भेद। फिर है बाह्य प्रयत्न भेद, जब हम किसी भी वर्ण को बोलने में उस सांस के गति पर, सांस पर बल देने पर, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर भेद करते हैं तो वह बाह्य प्रयत्न भेद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम हिंदी भाषा को ले लें तो उसमें आप लोग अल्प प्राण, महाप्राण आदि शब्द सुने हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य प्रयत्न भेद के आधार पर जो है भाषा के जो वर्ण हैं उनको भेद करके जो उच्चारण बताए गए हैं वो बाह्य प्रयत्न भेद कहे गए हैं। फिर आगे बात करते हैं हम लोग शुद्ध उच्चारण के महत्व के बारे में। शुद्ध उच्चारण का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अशुद्ध उच्चारण क्या है? यदि जो भी वाक्य है वो मानक उच्चारण से जो है भिन्न होता है, जो ध्वनि बनी है, जो उसका मानक बना है, पैमाना बनाया गया है किसी ध्वनि संकेत का, तो वो उसी रूप में उच्चारित हो तो शुद्ध है। अगर उस रूप में उच्चारित ना हो तो वह अशुद्ध उच्चारण कहा जाएगा। जैसे बच्चे रा नहीं बोल पाते हैं और उन्होंने बोला रथ, रा से रथ, और कई बच्चे क्या बोलेंगे, ला से लथ, तो ये क्या है, अशुद्ध उच्चारण है। उनको रा बोलने का क्या करवाना चाहिए, अध्यापक को अभ्यास कराना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि बड़े होने पर वह कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक बार उच्चारण अशुद्ध हो गया तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग अपने जो है अनुभव में देखा होगा, कई लोग लखनऊ को नखलऊ बोलने लगते हैं। उनको बहुत बार भी समझाओ, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, उनको शुरू से नहीं उच्चारण पर ध्यान दिया गया, तो वे लखनऊ को नखलऊ बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम अशुद्ध उच्चारण के कारणों पर विचार कर लेते हैं कि क्यों कोई बालक, छात्र जो है अशुद्ध उच्चारण करने का शिकार हो जाता है, तो वो देखते हैं। तो उसके उच्चारण में जो अशुद्धियाँ आती हैं उसके कई कारण हैं, जिसमें पहला है भौगोलिक प्रभाव,
जो भाषा के उच्चारण में जो है भौगोलिक प्रभाव बहुत महत्व रखता है। जो पहाड़ी लोग हैं उनका उच्चारण जो है वो मैदानी लोगों से भिन्न होता है। जो पहाड़ पे रहने वाले हैं और मैदान पे रहने वाले हैं, अगर एक ही शब्द को बोलें तो वो थोड़ा अलग स्टाइल से बोलेंगे और मैदानी लोग अलग स्टाइल से बोलते हैं। तो ये भौगोलिक प्रभाव के कारण ऐसा है। अगला है अशुद्ध उच्चारण। यदि अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध होता है तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि जो है बच्चे की क्या करते हैं, अध्यापक के उच्चारण का अनुकरण करते हैं। तो अध्यापक का उच्चारण अशुद्ध है, इसलिए उनका भी अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। अगला है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष भी, यदि किसी बालक में कोई शारीरिक दोष होता है तो भी वो अशुद्ध उच्चारण के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं या ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें हकलाना आ जाता है, क्योंकि हकलाने में जो मुख अवयव हैं उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके कारण वो हकलाने की उसमें जो है समस्या आ जाती है। अगला है हीन भावना। जो बालक किसी कारणवश हीन भावना के शिकार हो जाते हैं वे भी अशुद्ध उच्चारण वे भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। अगर हीन भावना का शिकार कोई बालक है तो वो भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। इसके बाद है भय। कई बालक जो हैं हम उन्हें कठोर वातावरण में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डर के मारे जो है शब्द कुछ और बोलना चाहते हैं, कुछ और निकलता है या गलत निकलता है। तो ये भी एक कारण है कि भय भी एक कारण बन जाता है छात्रों के अशुद्ध उच्चारण का करने का। अगला है शर्मीला स्वभाव। अगर हम व्यक्तित्व के अनुसार भी देखें तो कुछ बालक क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बाह्यमुखी होते हैं। तो जो अंतर्मुखी शर्मीले स्वभाव वाले होते हैं उनमें संकोच बहुत रहता है, और जिस संकोच के कारण क्या होते हैं, वो उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते। फिर है पुस्तकीय अशुद्धता। जब पुस्तकों की छपाई में यानी मुद्रण में क्या होगी, गलतियां होंगी, तो छात्र उनका जब अध्ययन करेंगे तो वो गलत पढ़ेंगे, और जिसके कारण भी छात्र क्या करेगा, अपना उच्चारण अशुद्ध कर बैठेगा। अगला है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। क्षेत्रीय भाषाएं जैसे पंजाबी है, बंगाली है, अगर हम अपने देश की बात करें तो उन शब्दों के कारण भी क्या होता है, जो उसकी खुद की क्षेत्र की भाषा है उस पर भी दोष आ जाता है। अगला है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण भी उच्चारण में दोष आ जाता है, क्योंकि अगर किसी शब्द या वर्ण को या वाक्य को कोई विशेष शब्द है जो बालक ने कभी सुना ही नहीं है, और जब वो उसे सुना नहीं है तो उसको बोलने का समय आता है तो वो उसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं कर पाते। तो अज्ञानता भी, जिसमें कहेंगे कि उच्चारण सुनने का अवसर नहीं मिला, जिसके कारण जो है बालक अपना उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता। अब ये तो हुए कारण। जब कारण है तो इनके उपाय भी हैं कि अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय, उनको भी जान लेते हैं। कारणों के बारे में जाना है तो उपाय भी जान लेते हैं। उपाय क्या है, उच्च दोषों के निराकरण के उपाय हैं। पहला है ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना। बालक में जब भाषा का ज्ञान हो जाए, यानी वो उसके वर्ण वगैरह लिखना, जब वो लिखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, तो बालक को ध्वनि तत्व का पूरा ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या है, अलग अलग वर्ग निश्चित है। तो उनको वर्गीकरण भी जो है, जो भी भाषा वो सीख रहे हैं उसके ध्वनियों का वर्गीकरण उन्हें बताना चाहिए, उन ध्वनियों का अभ्यास कराना चाहिए, और उच्चारण स्थानों का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कि कहाँ पर आप देखेंगे तो अगर इंग्लिश में हम लोग चाहे हिंदी में देख लें या इंग्लिश में देखें तो क्या होता है, जहाँ से जो वर्ण निकल रहा है, जिस वर्ण को बोलने में जो भी आपके ओंठ, आपकी जीवा, आपके दंत जिनका उपयोग हो रहा है उनका उसको समुचित ज्ञान कराना चाहिए बालक को। तभी वह, जब उसको उस भाषा के ध्वनि तत्व का ज्ञान होगा तो उसको भाषा क्या होगी, उसकी शुद्ध होगी। अगला है उच्चारण अंग का ज्ञान कराना।
उच्चारण जो है उच्चारण अंग जहाँ से भी जो भी वर्ण निकल रहे हैं उसको ज्ञान कराना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो है उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर आपकी जीवा दंत से टकरानी चाहिए तो ये वर्ण निकलेगा। इस तरीके का उनको ज्ञान कराना चाहिए। अगला है मित्र मंडली। जब उसकी मित्र मंडली अगर बालक की उच्चारण शुद्ध रखेगी तो जाहिर सी बात है कि बालक भी शुद्ध बोलने का प्रयास करेगा। यानी कि जो अशुद्ध उच्चारण करने वाली मित्र मंडली से उसको दूर करके शुद्ध उच्चारण वाली मित्र मंडली में डाल दिया जाए तो उसके उच्चारण में जो है कमी होगी वो दूर हो जाएगी। फिर है अध्यापक का उच्चारण। अगर अध्यापक अपने उच्चारण को बिल्कुल शुद्ध रखेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बालक अध्यापक के उच्चारण का अनुकरण करके अपने उच्चारण को भी शुद्ध कर लेगा। संतुलित व्यवहार। बालक के प्रति किए गए अगर हम जो भेदभाव वाले व्यवहार से बालक में क्या हो जाता है, डर की भावना आ जाती है। तो इसके लिए चाहिए कि हमें सभी के साथ एक जैसा सहानुभूतिपूर्ण और प्रोत्साहनजनक व्यवहार करना चाहिए। जो अध्यापक बन रहे हैं वह उच्चारण दोष ना आए इसके लिए बेहद संतुलित व्यवहार अपनाकर अपने छात्रों के साथ जो है व्यवहार करें तो वह उच्चारण उनमें दोष जिस कारण डर या भय के कारण आ रहा है तो वह नहीं आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।